हाय गाइस, दिस इज शोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेड किट विद बोनिक। तो पहले जो मैंने बता दिया था आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, उस सरप्राइज को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज, एंटायर 11 एंड 12 का रिवीजन सीरीज, जो आपका अगर आप यहाँ पर बिलोंग करते हो तो जो सीरीज आपको यहाँ पर ले जा सकता है। और मैं जानता हूँ इस टाइम पे, मतलब एक महीना पहले, नीट से एक महीना पहले, अभी तक कंफर्म नहीं है नीट का डेट, तो लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सितंबर के उस वाले डेट में अगर नीट हो तो अभी भी हमारे पास एक महीना टाइम है। एंड इस एक महीने में हम लोग इससे यहाँ पर जा सकते हैं, हम लोग स्टीफ कर्व ले सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर वे में गाइडेंस चाहिए एंड प्रॉपर वे में आपको हर एक प्लान एग्जीक्यूट करना होगा। तो अगर आपने टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो ऊपर जाओ, आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ हर एक टॉपिक को। तो डायरेक्ट चले जाते हैं आज का हमारा टॉपिक में। 10 मिनट से 12 मिनट का ये वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखना। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, वीडियो को अंत तक देखना, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को यहाँ पर छोड़कर मत जाना, क्योंकि जो जो पॉइंट्स मैं एनसीईआरटी से बताऊंगा हर एक चीज आपका नीट में आने का चांस बहुत है, और पेज नंबर भी है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस प्लीज कीप इन माइंड, वीडियो को स्किप मत करना एंड हर एक पॉइंट को देखना, ठीक है। 10 मिनट का है, ज्यादा टाइम नहीं, 10 मिनट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंडेलियन स्टार्ट करने से पहले हमें जानना पड़ेगा हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर कौन था जेनेटिक्स का? वो था ग्रेगर जोहान मेंडेल। मेंडेल ने एक्सपेरिमेंट्स किस साल में किया था? अगर आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 70, क्लास 12 पेज नंबर 70 खोलो तो आप लोग देख पाओगे ग्रेगर जोहान मेंडेल ने किस टाइम पे एक्सपेरिमेंट्स किया था। एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किया था 1856 से, किस टाइम पे? 1856 से 1863। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है जो आपको कभी कभी नीट में देखने को मिलेगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी मिलेगा। इसके बाद हमें जानना पड़ेगा दो मेजर टर्म्स, ठीक है। वन इज वेराइटी, ठीक है, वेराइटी वर्सेस क्या? वेराइटी वर्सेस कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर्स। ये इस दोनों के अंदर हमें डिफरेंस समझना होगा। व्हाट इज वेराइटी एंड व्हाट इज कैरेक्टर? वेराइटी मतलब है, दिखा रहा हूं, वेराइटी। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर मतलब दो ऑब्जेक्ट रहेंगे एक सेट में, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स इन सेट, ठीक है। और ये क्या होगा? इंडिविजुअली अपेयर, ठीक है। मैं समझा रहा हूं आपको एग्जांपल से। तो वैरायटी एंड कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर क्या होता है? अगर आप सोचो कैरेक्टर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, कैरेक्टर कुछ इस तरह से, टॉल शॉर्ट, ठीक है, टॉल शॉर्ट। ये क्या हुआ? ये दोनों मिलकर एक कैरेक्टर, ठीक है। हाइट का एक कैरेक्टर, हाइट, ठीक है। इस तरह से अगर आप लो व्हाइट ब्लैक, ठीक है, व्हाइट ब्लैक, ये दोनों मिलकर हुआ क्या? एक कैरेक्टर, जिसे हम कहते हैं कलर कैरेक्टर, ठीक है, ठीक है। ये हुआ हमारा कैरेक्टर। एंड वैरायटी क्या होता है? वैरायटी होगा ये एक एक इंडिविजुअली अगर आप लो, टॉल शॉर्ट, टॉल एक वैरायटी, ठीक है, शॉर्ट एक डिफरेंट वैरायटी, ठीक है। मतलब दो ऑपोजिट वैरायटी को लेकर हम लोग कैरेक्टर क्रिएट करते हैं, ठीक है। मतलब टॉल शॉर्ट ये दोनों मिलकर हो गए कैरेक्टर, किसका? हाइट होगा इसका, ये कैरेक्टर का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ? यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ टॉल एंड शॉर्ट, ये टॉल एंड शॉर्ट, ये दोनों वैरायटी, टॉल एक सेपरेट वैरायटी एंड शॉर्ट एक सेपरेट वैरायटी, ये दोनों मिलकर क्या क्रिएट करते हैं? ये दोनों मिलकर क्रिएट करते हैं क्या? कैरेक्टर। मतलब क्या? हाइट तो एक कैरेक्टर है, एंड इस कैरेक्टर में क्या क्या वैरायटी पड़ता है एक टॉल एंड शॉर्ट। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया वैरायटी एंड कैरेक्टर के बारे में, तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट्स किया था कितने कैरेक्टर्स लिए थे उन्होंने? 7 कैरेक्टर्स, ठीक है, 7 कैरेक्टर्स, ठीक है। और क्या? 14 कॉन्ट्रास्टिंग वैरायटी। तो पहले ही बता दिया था कैरेक्टर क्या होगा? दो वैरायटी मिलकर, दो ऑपोजिट वैरायटी, मतलब दो कॉन्ट्रास्टिंग वैरायटी मिलकर एक कैरेक्टर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो 7 कैरेक्टर्स, ठीक है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। इस तरह से ये पॉइंट कुछ होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है क्या? 14 कैरेक्टर्स एंड 14 वैरायटीज। तो आपको मैंने बता दिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड वैरायटीज, ये हमारा हो गया। तो उन्होंने जो जो कैरेक्टर्स एंड वैरायटीज लिया था उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, ये समझ लो एक चीज। यहाँ पर मैंने 7 कैरेक्टर्स लिख दिया है, एक एक करके मैं यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग जो वैरायटीज है वो मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर डोमिनेंट होगा और यहाँ पर रिसेसिव होगा, ठीक है। ये एब्रिविएशन समझना, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। यहाँ पर सीट शेप में डोमिनेंट क्या होगा? राउंड शेप होगा, यहाँ पर राउंड होगा, और यहाँ पर क्या होगा? रिंकेल्ड, ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा ऑब्वियसली। सीट कलर क्या होगा? सीट कलर यहाँ पर येलो होगा, ठीक है, येलो
और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ग्रीन रिसेसिव में, ठीक है। यहाँ पर फ्लावर क्या होगा, फ्लावर कलर वायलेट एंड यहाँ पर क्या होगा, फ्लावर कलर वायलेट एंड व्हाइट, VW, ठीक है, वायलेट व्हाइट। पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट, ठीक है। स्टेम हाइट भी यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग जानते हो डोमिनेंट होता है क्या, टॉल, और यहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पर फ्लावर पोजीशन, यहाँ पर एक्सियल मतलब क्या, टॉप में जो फ्लावर होता है, ये अगर आप प्लांट सोचो तो यहाँ पर अगर फ्लावर हो तो उससे हम कहेंगे क्या, एक्सियल फ्लावर। और यहाँ साइड में अगर फ्लावर हो तो उससे क्या कहेंगे हम, उसे हम कहेंगे कि टर्मिनल फ्लावर। तो यहाँ पर फ्लावर पोजीशन एक्सियल, यहाँ पर टर्मिनल। बाद में जब मैं हॉर्मोन्स पढ़ाऊंगा ये समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर क्या पॉट शेप क्या होता है, पॉट शेप यहाँ पर फुल होता है। पॉट शेप मतलब इस तरह से आप लोग जब मटर के फ्रूट को देखते हो तो इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलता है। पॉट शेप क्या, होल, ठीक है, फुल होता है। और लेकिन यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। तो इसके बाद हम लोग किस में आते हैं, इसमें के बाद हम लोग आते हैं पॉट कलर में। पॉट कलर क्या है, ये देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीड कलर एंड पॉट कलर दोनों ऑपोजिट है। यहाँ पर डोमिनेंट येलो था, यहाँ पर डोमिनेंट होगा ग्रीन, ठीक है, और रिसेसिव होगा येलो। ये आपको ऑब्वियसली रटना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है वैरायटी एंड कैरेक्टर से एंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से भी आपको क्वेश्चन। तो आई थिंक आप लोग तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव के बारे में जानते ही हो। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं व्हाट इज डोमिनेंट एंड व्हाट इज रिसेसिव, ठीक है। तो यहाँ पर डोमिनेंट रिसेसिव दो भाई है लेकिन एकदम ऑपोजिट कैरेक्टर में बिलोंग करते हैं। क्या होता है डोमिनेंट में, अगर तुम सोचो कुछ इस तरह से चीज, ठीक है, एक टॉल प्लांट है हमारे पास, टॉल प्लांट का जो जेनोटाइप है वो कैपिटल टी। तो यहाँ पर और एक पॉइंट मैं आपसे बताना चाहता हूँ, व्हाट इज जेनोटाइप एंड व्हाट इज फेनोटाइप। टाइप का मतलब क्या है, टाइप का मतलब है एक टाइप का चीज, ठीक है। जेनोटाइप का मतलब क्या है, जीन का टाइप, द टाइप ऑफ जीन और द टाइप ऑफ जेनेटिक कोडिंग, दैट इज कॉल्ड द जेनोटाइप। एंड व्हाट इज फेनोटाइप, मतलब फेनोमेनन मतलब क्या, बाहर वाला पार्ट। फेनोमेनन मतलब बाहर होता है, हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता, बाहर फेनोमेनन होता है। तो फेनोटाइप का मतलब बाहर वाला। ये जो मेरा दाढ़ी है ये क्या है, ये फेनोटाइप है, लेकिन दाढ़ी का जो रीजन है वो क्या है, जेनोटाइप है, ठीक है। ये आपको समझा दिया मैंने, आई थिंक आप लोग समझ चुके हो। कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये शॉर्ट प्लांट, ये टॉल प्लांट। यहाँ से एक गैमेट लेता हूँ मैं टी, यहाँ से एक लेता हूँ टी, ठीक है। एक फैक्टर मेंडल ने इस वाले पोर्शन में, मेंडल ने इस वाले पोर्शन को जीन को किसके साथ रिप्रेजेंट किया था, जीन को रिप्रेजेंट किया था फैक्टर के साथ। जीन यहाँ पर क्या होता है, फैक्टर। अकॉर्डिंग टू मेंडल जीन को फैक्टर बताया था, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। मेंडल, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। यहाँ पर देखो क्या होगा, ये दोनों मिलकर क्या क्रिएट करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या होगा, ये होगा टॉल। टॉल क्यों होगा, टॉल होगा इसलिए यहाँ पर कैपिटल टी है, कैपिटल टी डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब क्या है, जो ये पी जनरेशन मतलब पेरेंटल जनरेशन, ये F1 जनरेशन मतलब F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर बाहर निकल के आता है उसे हम कहते हैं क्या, डोमिनेंट। तो यहाँ पर डोमिनेंट क्या है, टॉल, ठीक है, टॉल डोमिनेंट मैंने बता दिया था। इन शॉर्ट क्या, रिसेसिव है, ठीक है। ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। F2 जनरेशन में क्या होगा, मैंने क्या किया था, कैपिटल टी स्मॉल टी कुछ इस तरह से फंक्शनलिटी उन्हें क्रिएट किया था। कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर जो रेशियो था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टाइम आपको काम में आ जाता है। यहाँ पर टॉल इज टू शॉर्ट, मतलब ये जो फेनोटाइपिक रेशियो है इसका रेशियो था 3:1। आप लोग क्लास 10 से ये कर रहे हो, लेकिन और एक बार मैं ये आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। टॉल शॉर्ट, क्या ये टॉल होगा, यहाँ पर एक डोमिनेंट जीन है, ये टॉल होगा, ठीक है। लेकिन जेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी इसका रेशियो होगा 1:2:1। ये आपको याद रखना होगा, दो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर है, ठीक है। ये मेंडल का एक एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं छोटा करके, व्हाट इज द लॉ ऑफ मेंडल, व्हाट आर द लॉ ऑफ मेंडल। जो दो या तीन लॉ हमें जानना पड़ेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर और एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया, ये जो क्रॉस देखा आपने कि यहाँ पर एक कैरेक्टर है, यहाँ पर एक कैरेक्टर, यहाँ पर एक कैरेक्टर, मतलब यहाँ पर एक वैरायटी, वहाँ पर एक वैरायटी। तो इसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक हाइब्रिड है। अगर दो जीन रहते हैं, यहाँ पर अगर कैपिटल टी, ठीक है, तो इसे हम कहते थे क्या, डाई हाइब्रिड। अगर तीन कैरेक्टर्स एक साथ होते और तीन वैरायटीज एक साथ होते तो उसे हम कहते हैं टाई हाइब्रिड, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कंफ्यूजन होता है। मैं जानता हूँ मेरा ड्रेस फटाक से चेंज हो गया है क्योंकि ये वीडियो कल आने का बात था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से आज मैं फिर से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और एक पोर्शन में यहाँ से ऐड कर दूंगा वहाँ पर, ठीक है। तो दैट्स नॉट अ मैटर। तो आपको मैं मेन टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। मेंडल का जो लॉज है, कितने टाइप का लॉज था, मतलब कितना लॉज मेंडल के पास था। हम जो स्टूडेंट्स लोग हैं, हम स्टूडेंट्स का बहुत कन्फ्यूजन होता है, भैया मेंडल का एक्चुअली कितना लॉ था, 1, 2 या 3। बहुत सारे एमसीक्यूज में हम लोग गलती करके 2 लॉज लिख देते थे, 3 लॉज, 4 लॉज एक्सेट्रा कर देते थे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट आंसर होगा 3 लॉज आर देयर इन मेंडल एक्सपेरिमेंट। जो फर्स्ट लॉ था वो डिराइव हुआ था किससे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से किस तरह से डिराइव हुआ था, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरह से कुछ, ठीक है। ये कैपिटल टी
ये स्मॉल टी, ठीक है, ये मिलकर कैपिटल टी स्मॉल टी हो गए, ठीक है, आई थिंक आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गए। और इसके बाद देखो ये इस तरह से कुछ होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये जो देखो यहाँ पर क्या होगा, इससे हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो F1 जनरेशन है इससे हम क्या डेविएट कर सकते हैं और क्या रिजल्ट में आ सकते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब भैया इसका मतलब क्या है, डोमिनेंस क्या बोल रहे हो आप? लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब है यहाँ पर देखो, एक जो कैपिटल टी ये टॉल था, ये था शॉर्ट, ठीक है, और ये F1 जनरेशन में हर एक प्लांट हमारा टॉल हुआ है। टॉल क्यों हुआ है? टॉल होने का सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि यहाँ पर एक जीन ऐसा था जो डोमिनेंट था, एक जीन ऐसा था जो रिसेसिव था। डोमिनेंट रिसेसिव के ऊपर प्रभाव फैलता है, इसलिए रिसेसिव जीन सप्रेस हो जाता है एंड डोमिनेंट जीन ऊपर उठाता है। डोमिनेंट जीन का एक्सप्रेशन होता है कैपिटल टी डोमिनेंट, ठीक है, तो ये हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक डोमिनेंट हो गया, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने F2 जनरेशन में किया, F2 जनरेशन में आए जब उन्होंने F2 जनरेशन के एक्सपेरिमेंट किया, मतलब खुद के अंदर इन्होंने क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, उन्होंने क्या देखा, ये जो रिसेसिव जीन था यहाँ पर प्रेजेंट, मतलब यहाँ पर जो रिसेसिव जीन था जो हमें लगा था वो चला गया है, वो वैनिश हो गया है, वो फिर से चला आया शॉर्ट प्लांट के हिसाब से, ठीक है, शॉर्ट प्लांट होकर वो फिर से चला आया। तो इससे मेंडल क्या कंक्लूड किए? मेंडल कंक्लूड किए हैं, हम जब एक क्रॉस कराते हैं और जो F1 जनरेशन है उसके अंदर हमें डोमिनेंट ही फर्स्ट मिलता है, डोमिनेंट ही मिलता है, लेकिन डोमिनेंट एंड रिसेसिव एक साथ रहने के बावजूद, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एक साथ रहते हैं लेकिन रिसेसिव कभी भी ब्लेंड नहीं हो जाता डोमिनेंट से, वो अपने जगह पे फिक्स्ड होता है। और उसके बाद जब वो प्रेजेंट हो, उसके बाद जब वो एक रिसेसिव और एक रिसेसिव से मिलता है तब वो खुद को रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस कर सकता है, जिसलिए हमें F2 जनरेशन में ये स्मॉल टी और शॉर्ट प्लांट देखने को मिलता है। ये हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और एक लॉ हम इससे भी डिराइव कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंने जो बताया, रिसेसिव एंड डोमिनेंट एक साथ रहते हैं, है ना, रिसेसिव एंड डोमिनेंट एक साथ रहते हैं। तो मेंडल अगर ये सोचते हैं कि रिसेसिव एंड डोमिनेंट एक साथ रहा, ठीक है, लेकिन वो सेग्रीगेट ही अगर नहीं कर पाए, वो सेग्रीगेट अगर नहीं कर पाए तो कभी भी क्या ये शॉर्ट प्लांट हमारे पास आता है F2 जनरेशन में? कभी भी नहीं। ये दोनों एक साथ जाते हर एक जगह पे, हर एक डायरेक्शन पे, मतलब कुछ इस तरह से होता है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, मतलब एक जुमला हो जाता। मेंडल ने क्या बताया? मेंडल ने बताया ये दोनों मतलब डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन और फैक्टर एक साथ है, इसका मतलब ये नहीं है ये हर टाइम एक साथ रहेगा। ये F2 जनरेशन में सेग्रीगेट करेगा, मतलब सेपरेट होगा, सेपरेट होकर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी रिप्रेजेंट करेगा और कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ये आपको समझना होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके बाद 3 नंबर लॉ जिसे हम डिराइव कर सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस से, जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो भी मैं छोटा करके यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस से वो आपको रेशियो तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और कुछ टर्म्स है जो मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहता आप लोगों को, क्योंकि आपका अगर प्रिपरेशन वीक है तो आपका बहुत ब्रेन हैपासेट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कुछ समझो, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल बी, ठीक है। ये क्या टॉल, टॉल, ये कैपिटल टी कैपिटल नहीं, ठीक है, ओ सॉरी कैपिटल टी ब्लैक, ठीक है, टॉल ब्लैक मैंने लिया, और यहाँ पर स्मॉल टी स्मॉल बी मतलब शॉर्ट व्हाइट। तो गैमेट हम लोग प्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी स्मॉल बी, और यहाँ पर भी गैमेट प्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी, इन दोनों को मिक्स करते हैं, मतलब ये हुआ हमारा क्या, ये हुआ पेरेंटल जनरेशन, ये हो गया हमारे F1 जनरेशन, कैपिटल टी कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इन्होंने जब मेंडल ने जब इस तरह से कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे पी प्लांट के ऊपर, पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी से देख लो, ये पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट नहीं है, मैं एक इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने क्या देखा F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में उन्होंने जो देखा, उन्होंने देखा कि जो फेनोटाइपिक रेशियो होता है, फेनोटाइप का रेशियो होता है वो क्या होता है 9:3:3:1। तो उन्होंने जब इस रेशियो का एनालाइज किया तो उनको लगा क्या इसमें से 4 गैमेट प्रेजेंट हो सकते हैं
4 गैमेट्स इससे प्रेजेंट हो सकते हैं। वो क्या क्या गैमेट होंगे? वो होंगे कैपिटल टी स्मॉल बी, स्मॉल टी स्मॉल बी, कैपिटल टी स्मॉल बी एंड स्मॉल टी कैपिटल बी। ये 4 तरह का गैमेट प्रेजेंट हो सकता है इससे। किस तरह से प्रेजेंट होगा इसको भी मैं और भी डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल बी स्मॉल बी, कुछ इस तरह से देखो। अगर मैं हर एक गैमेट को सेपरेट करके लिखूं इस तरह से, ठीक है। अगर मैं ये क्या करता हूं, इससे मैं इस तरह से कर रहा हूं चीज, ठीक है। ठीक है, इस तरह से 4 गैमेट्स यहाँ पर हमारे पास है। 4 गैमेट्स, कैपिटल टी कैपिटल बी स्मॉल टी कैपिटल बी, कैपिटल टी स्मॉल बी स्मॉल टी, ये 4 तरह का गैमेट हमारे पास है। आई थिंक आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। 4 तरह का गैमेट है। तो मेंडल ने क्या कहा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से ये हर एक फैक्टर्स और जीन सेपरेट हो गए, 4 जीन्स में 4 फैक्टर्स में सेपरेट हो गए। लेकिन क्या होगा, अब ये इंडिपेंडेंट असॉर्ट करेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट, इससे हमारा आया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब क्या है, चूज, मतलब ये सिलेक्ट कर सकते हैं। कैपिटल डी ने सिलेक्ट किया कैपिटल बी को, कैपिटल टी ने सिलेक्ट किया स्मॉल बी को, तो क्या प्रेजेंट हुआ, ये एंड ये। स्मॉल टी ने किसको सिलेक्ट किया, कैपिटल बी को, ये स्मॉल टी ने किसको सिलेक्ट किया, स्मॉल बी को, ये। तो ये 4 गैमेट प्रेजेंट हो सकते हैं एंड खुद की तरह हर एक गैमेट और 2 गैमेट्स को, एंड ये जो एक फैक्टर है वो इंडिपेंडेंटली कोई भी एक फैक्टर से अटैच हो सकता है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो इससे ही मेंडल ने डिराइव किया था क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो 3 लॉज आई थिंक आपको दिमाग में एकदम घुस चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट पोर्शन में, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब चलिए देख लेते हैं मेंडल का जो लॉ है, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद मेंडल्स का जो लॉज है, लॉज के एक्सेप्शन के बारे में, ठीक है। तो चलिए वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है, हमने क्या देखा था, हमने देखा था टॉल एंड शॉर्ट, दोनों में से एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। लेकिन अगर ये ना हो, अगर डोमिनेंट एंड रिसेसिव कुछ भी ना हो, उनके इंटरमीडिएट कैरेक्टर चला है, आप लोग सोचो कुछ इस तरह से, एक रेड फ्लावर है, उसके साथ हमने क्रॉस कराया एक व्हाइट फ्लावर का। तो अगर हमने रेड एंड व्हाइट के अलावा F1 जनरेशन में कौन कौन सा फ्लावर पाया, रेड, व्हाइट एंड पिंक, ठीक है, एंड पिंक। ये पिंक जो होता है ये क्या है, रेड एंड व्हाइट का मिडिल पोजीशन है। तो इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब पिंक तो डोमिनेंट भी नहीं है, रिसेसिव भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है जो कहाँ पर देखने को मिलता है, हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन, ठीक है, और एंटीरिनम, ठीक है, इसमें देखने को मिलता है हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे साल ये आ जाता है नीट में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहाँ पर देखा जाता है, यहाँ पर मैंने कोई पायलट स्क्वायर नहीं करा है, आप लोग समझ जाना ये चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर फेनोटाइप क्या होता है, फेनोटाइप रेशियो क्या होते हैं, 1:2:1 एंड जेनोटाइप रेशियो कुछ इस तरह से होता है, देख लो। जेनोटाइप रेशियो तो 1:2:1, मतलब ये जेनोटाइप एंड फेनोटाइप रेशियो सेम होता है। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये हो गया MCQ, ये इसमें से क्वेश्चन आएगा। ये हमारा हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। और इसके बाद हम आते हैं क्या, इसके बाद हम आते हैं कोडोमिनेंस के बारे में। कोडोमिनेंस जो होता है, कोडोमिनेंस क्या होता है, आप लोग कुछ इस तरह से सोचो इस वाली चीज को। अगर सोचो हमारे ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ब्लड ग्रुप में होता है कुछ इस तरह से, A ब्लड ग्रुप रहता है, B ब्लड ग्रुप रहता है एंड AB ब्लड ग्रुप भी रहता है। और यहाँ पर क्या, O ब्लड ग्रुप रहता है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर क्रॉस कराऊँ इसके साथ, ठीक है, क्रॉस कराओ, ठीक है, इतना डिटेल्स में नहीं जानना पड़ेगा आप लोग को, लेकिन थोड़ा बेसिक्स जान लो। AOBO, ये जेनोटाइप होगा A ब्लड ग्रुप का, ये B ब्लड ग्रुप का। तो यहाँ पर AB होगा, यहाँ पर होगा BO, AO, OO, ठीक है। यहाँ पर AB क्या होगा, ये होगा कोडोमिनेंस। मतलब क्या, कोडोमिनेंस का मतलब है AB ब्लड ग्रुप का। मतलब हम लोग क्या जानते हैं, ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन होते हैं। ये एक RBC होता है, RBC के बाहर अगर A एंटीजन रहे तो वो A ब्लड ग्रुप, B एंटीजन रहे तो वो B ब्लड ग्रुप, ठीक है, AB। लेकिन अगर दोनों एक साथ रहे कुछ इस तरह से, तो उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे एक साथ AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये होगा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या है, दोनों फैक्टर सेम अमाउंट में रहेंगे और एक साथ रहेंगे। यहाँ पर कोई लॉ ऑफ डोमिनेंस और इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं होगा। एक खुद का कैरेक्टर लेकर यहाँ पर बिलोंग करेगा, उसके साथ B भी बिलोंग करेगा। इसे हम कहेंगे क्या, कोडोमिनेंस। जो किस में देखा जाता है, ABO ब्लड ग्रुप में, ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप में, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुप को किसने इन्वेंट किया था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंड स्टेनर, ठीक है, लैंड स्टेनर
लेंस स्टेनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम चालू किया था। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। और डिटेल्स में नहीं कर रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो है, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं और एक एक्सपेरिमेंट में, जिसका नाम है कि स्टार्च एक्सपेरिमेंट। स्टार्च सिंथेसिस के ऊपर बेस करके भी एक एक्सपेरिमेंट है, किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर अगर आप लोग किस तरह से एक बीबी जेनोटाइप और यहाँ पर स्मॉल बी जेनोटाइप, ये क्या है, कैपिटल बी जेनोटाइप है, लॉन्ग स्टार्च ग्रेन, ठीक है। स्टार्च में ये होता है मेनली स्टार्च, ये लॉन्ग स्टार्च ग्रेन होगा यहाँ पर, ये शॉर्ट, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या क्रिएट करेंगे, ये दोनों मिलकर क्रिएट करेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, जो क्या होगा, इंटरमीडिएट शेप का स्टार्च ग्रेन होगा। मतलब अगर तुम सोचो ये एक स्टार्च ग्रेन कुछ इस तरह से है, ये एकदम शॉर्ट है, ये क्या करेगा, इंटरमीडिएट क्रिएट करेगा, इंटरमीडिएट लेंथ क्रिएट करेगा। ये होगा एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब लंबा भी नहीं छोटा भी नहीं, इंटरमीडिएट। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा क्लास 12 के पेज नंबर 78 में, ठीक है। ये पढ़ लेना ये चीज़, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसके बाद हम आते हैं और छोटा कुछ पॉइंट्स में, यहाँ पर हमें जानना पड़ेगा कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। टर्मिनोलॉजी किसने कौन से साल में कौन सा टर्मिनोलॉजी दिया था। पहले जो आते हैं जो है प्योर लाइन, ये टर्मिनोलॉजी किसने दिया था, ये टर्मिनोलॉजी दिया था जोहानसेन ने, ठीक है। जोहानसेन ने ये टर्मिनोलॉजी दिया था। इसके बाद हम आते हैं जीन टर्मिनोलॉजी किसने दिया था, जीन टर्मिनोलॉजी दिया था, इसे भी दिया था जोहानसेन ने। और इसके बाद आते हैं एलिल के बारे में जो आप लोग सभी जानते हो। एलिल का टर्मिनोलॉजी किसने दिया था, एलिल का टर्मिनोलॉजी दिया था बेटसन ने दिया था। और लास्ट जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास है वो क्या है, वो है होमोजाइगोसिटी, ठीक है। होमोजाइगोसिटी का मतलब क्या है, ये आपको नहीं बताया मैंने अभी तक। होमोजाइगोसिटी का मतलब है अगर ए जीन यहाँ पर है, स्मॉल ए यहाँ पर है, ठीक है, इसे हम कहेंगे होमोजाइगोट, मतलब क्या, होमो, दोनों होमो है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ए बी अगर रहता तो उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते थे हेटेरोजाइगोट, ठीक है। तो होमोजाइगोसिटी किसने दिया था, होमोजाइगोसिटी किसने दिया था, होमोजाइगोसिटी टर्म को दिया था बेटसन, ठीक है, एंड किसने, बेटसन एंड सॉन्डर्स, ठीक है, सॉन्डर्स। ये आपको याद रखना होगा। ये जो 4-5 साइंटिस्ट के बारे में मैंने यहाँ पर बताया, ये याद में रखना, ध्यान में रखना, क्योंकि इनमें से 10 साल में, प्रीवियस 10 इयर्स में बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये सब चीज के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज मल्टीपल एलिज्म एंड व्हाट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये 3 पॉइंट्स को लेकर अब हम डिस्कस करेंगे। मल्टीपल एलिज्म का मतलब क्या है, आप सभी लोग जानते हो, एक क्रोमोसोम में एक पर्टिकुलर लोकस में एक जीन प्लेस्ड होता है। मतलब ये सोचो एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं हुआ क्रोमोसोम का शेप। यहाँ पर पर्टिकुलर लोकस होता है, ठीक है, लोकस जहां पर जीन आर सिचुएटेड, ठीक है, जीन आर सिचुएटेड। लेकिन अगर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, यहाँ पर अगर तुम सोचो, जनरली हम लोग जानते हैं एक एलील मतलब एक पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ लोकस, ठीक है, एक ही लोकस में 3 या 4 जीन प्लेस्ड होते हैं। यहाँ पर तुम सोचो ए जीन है, ठीक है, कुछ व्यक्ति में ये ए जीन होता है, किसी में ये जीन चेंज हो जाता है, किससे, ये जीन चेंज हो जाता है बी से, ठीक है, यहाँ पर बी होता है। और कुछ लोगों में ये क्या होता है, ये यहाँ पर रहता है क्या, सी जीन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसका डेफिनेशन है, इसका मतलब मल्टीपल एलिलिज्म का डेफिनेशन है एक पर्टिकुलर लोकस के लिए 2 से ज्यादा जीन का प्रेजेंस, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो लोकस एक ही है, लेकिन 1 2 3 जीन्स, 3 जीन्स आर हियर, सो इट इज कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म, जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल एलिलिज्म कहाँ पर देखा जाता है, मेनली ये देखा जाता है इंडिविजुअल्स में नहीं, पॉपुलेशन में देखा जाता है ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको समझना पड़ेगा। ये हुआ हमारा मल्टीपल एलिलिज्म। तो इसके बाद देख लेते हैं हम लोग क्या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को देखने से पहले हमें कुछ छोटा पॉइंट जानना पड़ेगा, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरी, ठीक है, इनहेरिटेंस नहीं लिखा मैंने, डायरेक्ट इनहेरी लिख दिया है। यहाँ पर देखो किस तरह से ये होता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होता है, किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था नील्सन, ठीक है, नील्सन एंड एहल, ठीक है, इन दोनों ने ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को डेमोन्स्ट्रेट किया था। कहां पर किया था, ईजी यहाँ पर किसमें देखा जाता है, कर्नल कलर इन व्हीट,
कर्नल कलर इन व्हीट, ये एनसीईआरटी से ही लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्नल कलर इन व्हीट, ये आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल है कर्नल कलर इन व्हीट, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर एक कलर होता है रेड, ठीक है, और एक क्या होता है, और एक होता है व्हाइट। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब कुछ इस तरह से है, एक तो हमें रेड देखने को मिलेगा और व्हाइट देखने को मिलेगा, और इनके बीच वाले जो है उनको देखने को मिलेगा। अगर तुम सोचो यहाँ पर रेड कुछ इंडिविजुअल्स है, यहाँ पर व्हाइट कुछ इंडिविजुअल्स है, ठीक है, और मिडिल में क्या देखने को मिलेगा हमें, कुछ पिंक का हो, लाइट रेड का हो, डार्क व्हाइट का हो, कुछ इस तरह से यहाँ पर एक वेरिएशन देखने को मिलेगा कलर्स का, ठीक है, जिसे हम कहेंगे क्या, जिसे हम कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और यहाँ पर एक बेल शेप्ड कर्व देखने को मिलेगा, बेल शेप कर्व, ठीक है, कर्व। और यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमन कलर, ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर में भी ये देखा जाता है, ठीक है, स्किन कलर, इसमें भी ये देखा जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मेनली, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मेनली जो रेशियो होता है किसका, फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइप रेशियो, ठीक है। फेनोटाइप रेशियो क्या होता है, फेनोटाइप रेशियो जो होता है वो होता है 1:4:6, ये आपको रटना होगा, 1:4:6:4:1, ये होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का रेशियो। एज इट इज द रिवाइज वीडियो और रिवीजन वीडियो, तो इसलिए मैं इसको और भी एब्रिविएट नहीं कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा अगर आपको इंटरेस्ट लगे तो देख लेना, ठीक है। ये हमारा इसके साथ ये हो गया। तो इसके बाद हम आते हैं और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर 4 या 5 पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले हमें कुछ टाइमलाइंस के बारे में जानना पड़ेगा, किस साल में कौन से साइंटिस्ट ने क्या इन्वेंट किया था। पहला जो साल आता है वो है 1900, मतलब 1900 में 3 साइंटिस्ट डी व्रिस, मतलब हुगो द व्रिस, कोरेंस एंड शार्मेक, क्या किया था, इंडिपेंडेंटली मेंडल ने जो इन्वेंशन किया था उस टाइम में, मेंडल के टाइम में कोई भी इंसान वो समझ नहीं पाया था, लेकिन द व्रिस, कोरेंस एंड शार्मेक ने उनको रीडिस्कवर किया, उसको और भी इंप्रूव किया, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ 1900 में, मतलब 1900 में। 1902 में क्या हुआ था, क्रोमोसोम मूवमेंट वर्कआउट हुआ था। मतलब क्या, हम लोग जानते हैं माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो फाइबर्स क्रिएट होते हैं ये क्रोमोसोम होता है, ठीक है, क्रोमोसोम होता है। और क्या होता है इसके बाद होता है 2 क्रोमेटिड्स, ठीक है, 2 क्रोमेटिड्स, एक ऊपर एक नीचे की डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। ये माइटोसिस का मेन मकसद होता है, एक क्रोमोसोम को सेपरेट करके ऊपर एंड नीचे भेजना, ठीक है। ये इन्वेंट हुआ था किस साल में, 1902 में। तो आप लोग सोच ही सकते हो, समझ ही सकते हो, जीन का जो इन्वेंशन और फैक्टर का जो इन्वेंशन हुआ था 1900 में, और ये जो हुआ था माइटोसिस का जो क्रोमोसोम का मूवमेंट इन्वेंट हुआ था 1902 में। प्रेडिक्ट दैट जीन के साथ क्रोमोसोम का कुछ तो रिलेशन होगा, तो इसी के ऊपर बेस करके तैयार हुआ था क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसका जो 2-3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट है, वो मैं बता दे रहा हूँ पेज नंबर 82 से, ठीक है। पेज नंबर 82 से क्या देखा जाता है, क्रोमोसोम में 2 पेयर होते हैं, जीन में भी 2 पेयर होते हैं। मेंडल ने कहा था 2 पेयर, एक जीन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसके साथ और एक ऑपोजिट और कॉन्ट्रास्टिंग और सेम कैरेक्टर के जीन लगे तो एक पेयर में ऑकर्स होते हैं जीन, क्रोमोसोम में एक पेयर में ऑकर्स होते हैं, ठीक है। segregate at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to a gamete। मतलब जीन जो होता है, मतलब अगर तुम इस तरह से कुछ सोचो, यहाँ पर कैपिटल टी है, जब गैमेट प्रोड्यूस होगा एक गैमेट में तो एक ही जीन जाएगा, है ना, इस तरह से कुछ। और अगर तुम सोचो गैमेट फॉर्मेशन करना है माइटोसिस, तो ये तुम सोचो 2n, ठीक है। तो जब गैमेट फॉर्म होगा एक एक गैमेट में तो एक एक क्रोमोसोम ही जाएगा ना, तो ये तो n होगा, मैंने बताया था मियोसिस में, ठीक है। तो यहाँ पर n हो गए, ये मियोसिस से होंगे ये गैमेट फॉर्मेशन, ये ठीक है। ये होगा 2 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। मतलब ये क्रोमोसोम आराम से और भी क्रोमोसोम्स के साथ सेग्रीगेट कर सकता है और एसॉर्ट कर सकता है, ठीक है, ये भी कर सकता है। मतलब इसका मूवमेंट इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ये जहां पर ये कोई भी एक सेल में जा सकता है, कोई भी गैमेट में जा सकता है, ये भी कोई भी एक गैमेट में जा सकता है, ठीक है। और जीन्स का भी ये प्रॉपर्टी देखा जाता है। तो ये जो चार्ट है ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 82। एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया आपको क्या पढ़ना होगा, नहीं पढ़ना होगा। वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, इसलिए बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। और एक सेपरेट वीडियो आएगा जहां पर और भी कुछ पॉइंट्स मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही, ये पार्ट 1 वीडियो ऑफ जेनेटिक्स खत्म हो रहा है। एंड एट लास्ट वन थिंग टू से गाइस, सेकेंड वीडियो को भी देखना क्योंकि वो वीडियो भी इंपॉर्टेंट होगा।
एंड अगर आप फुल वीडियो ना देखो तो आप समझ ही नहीं पाओगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है।